लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव की इक्वेशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सीखेंगे कि उस वेव की इक्वेशन से और क्या क्या चीजें पता की जा सकती हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये वेव है और हमें पता करना है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट x1 एंड x2। तो ये एक्स एक्सिस है और इस वेव के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं। ठीक है, वेव आगे की तरफ बढ़ती है लेकिन पार्टिकल्स का ऑसिलेशन सिर्फ ऊपर नीचे होता है। वही ट्रांसवर्स वेव है कि पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव आगे बढ़ रही है। तो इसमें अगर कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये जो पार्टिकल है यहां पर, इसकी जो पोजीशन है ये ओरिजिन से x1 की दूरी पर है और यहां पे हो सकता है एक दूसरा पार्टिकल हो जो कि ओरिजिन से x2 की दूरी पर हो। तो ये दो पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में कुछ फेज का डिफरेंस होता है। जैसे एसएचएम में हमको पता है कि जब एसएचएम में ऑसिलेशन हो रहा है तो ये दोनों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं लेकिन दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं, तो दोनों में फेज डिफरेंस होगा। अब अगर हम वेव की इक्वेशन को मान लो लिखते हैं a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, तो हमको पता है कि जो फेज होता है वो फेज इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी होती है, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को हम फेज कहते हैं। तो पहले पार्टिकल का जो फेज होगा जिसको मान लो मैं P1 कहता हूं, ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव हो जाएगा। और दूसरे पार्टिकल का फेज, इसके लिए x की वैल्यू x2 है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव। अब इनमें हमें फेज डिफरेंस चाहिए होता है, तो फेज डिफरेंस को हम डेल्टा फाइव कहते हैं। ये फेज डिफरेंस है और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल, फाइव फाइव कैंसिल, ये हमको मिल जाता है k टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1। या आप इस जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे कि फेज डिफरेंस होता है k डेल्टा x। तो अगर वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से डेल्टा x की दूरी पर हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस k डेल्टा x का होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं कि फेज डिफरेंस ऑफ सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम। मतलब जो पार्टिकल है एसएचएम में, जैसा आपको पता है कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो ये पार्टिकल हमेशा यहां नहीं रहेगा, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। तो जब ये पार्टिकल यहां है किसी भी टाइम पर तो उसका फेज इतना है, लेकिन टाइम अगर बदल जाएगा तो उसका फेज की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो मतलब पार्टिकल का जो फेज है वो टाइम के संग चेंज हो रहा है। तो हमें टाइम के चेंज के संग फेज का डिफरेंस निकालना है। तो जैसा हमने सीखा कि फेज हम लिख रहे हैं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो पहले पार्टिकल का फेज जब टाइम t1 था, ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग टाइम्स हैं, तो टाइम t1 पे फेज कितना हो जाएगा ओमेगा t1 माइनस के एक्स प्लस फाइव। और इसी पार्टिकल का फेज टाइम t2 पे कितना हो जाएगा ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव t2। क्योंकि पार्टिकल सेम है तो x यहाँ पे नहीं बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है इसलिए टाइम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फेज का डिफरेंस मतलब इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ओमेगा t2 माइनस t1। या आप फेज डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे ओमेगा डेल्टा टी। तो टाइम अगर आपको पता है कितना चेंज हुआ है तो किसी भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मिनिमम फेज डिफरेंस between particles separated by मान लो दिया है सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 2, जहां पे ऑब्वियसली लैम्डा वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो दो पार्टिकल लैम्डा बाय 2 की दूरी से सेपरेटेड हैं तो उनका फेज डिफरेंस निकालना है। तो हमने अभी सीखा कि अगर फेज डिफरेंस हम निकालते हैं तो वो होता है k डेल्टा x, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 है। अच्छा, k हमने क्या सीखा था, 2 पाई बाय लैम्डा सीखा था, 2 पाई बाय लैम्डा लिख देंगे, और दोनों के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 है तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो होगा वो पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम फेज डिफरेंस किसी भी दो पार्टिकल के बीच का होगा जिनमें भी सेपरेशन जो है वो लैम्डा बाय 2 का हो। ठीक है, मतलब अगर इस डायग्राम में आते हो तो ये पार्ट
और ये पार्ट की बीच की दूरी λ/2 होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक पूरा लैम्डा हो जाता है और ये दूरी λ/2 की है, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस पाई या 180 डिग्री का है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे चम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्टिकल किसी भी समय ऊपर जा रहा होगा तो उसी समय ये दूसरा पार्टिकल उस समय नीचे आ रहा होगा। तो एसएचएम अगर तुम याद करो तो एसएचएम हमने सीखा था कि मीन पोजीशन से राइट में जाना और मीन पोजीशन से लेफ्ट में जाने के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। तो ये सारे पार्टिकल, दोनों पार्टिकल मीन में है, एक ऊपर जा रहा होगा नीचे आ रहा होगा, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस जो पाई हमने निकाला है उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पीड की, तो वेव की स्पीड हमको पता है हम कैसे निकालते हैं। वेव की स्पीड हम निकालते हैं जो टाइम के संग जो लगा हुआ है डिवाइडेड बाय जो एक्स के संग लगा हुआ है। ठीक है, तो वेव की स्पीड अलग चीज होती है, लेकिन उसी वेव में जो पार्टिकल की स्पीड है वो अलग होती है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं पार्टिकल स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हो, पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये बात आप समझिए कि जो भी वेव होती है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ऑसिलेट करते हैं। और मीन पोजीशन से जितनी दूरी तक ऑसिलेट कर सकते हैं उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे एक ही दूरी तक ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और इस पार्टिकल के ऑसिलेशन में वेलोसिटी भी होगी जो सेम होती है एसएचएम में। तो एसएचएम में जो वेलोसिटी होती है वही वेलोसिटी यहां पर भी है। तो अगर आपसे पूछूं कि मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, तो एसएचएम में हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल जब अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? ए ओमेगा। तो ये पार्टिकल भी जब ऑसिलेट करेगा तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा की है। अदरवाइज ये पार्टिकल ऊपर या नीचे होगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। उसी तरीके से ना सिर्फ ये पार्टिकल, बल्कि आपको ये पार्टिकल जो दिख रहा है ये भी ऑसिलेट कर रहा है। इस पार्टिकल की भी मीन पोजीशन यही है, लेकिन पार्टिकल इस समय मीन पोजीशन पे नहीं है, कहीं यहां पर है। ये पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, ये पार्टिकल किसी और पोजीशन पर। हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन हर पार्टिकल की पोजीशंस एक ही समय पर अलग अलग होती है। ठीक, और हर पार्टिकल की वेलोसिटी भी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि ये मीन पोजीशन पे तो ए ओमेगा, ये मीन पोजीशन से कितनी हाइट पर है या कितनी दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वेलोसिटी आएगी। निकालना कैसे है? तो अगर आपको इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, अगर मान लो ये इक्वेशन दी है, तो बेसिकली ये y एक्सिस होती है। ठीक है, आपको पता है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पार्टिकल का ऑसिलेशन y एक्सिस की तरफ हो रहा है, तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं y के साथ तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो टाइम के संग डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एसएचएम में हमको पता है कि पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन भी होता है। क्या होता था? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्स की दूरी पे था तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे ऑसिलेशन एक्स एक्सिस में नहीं हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे तो लिखोगे मीन पोजीशन से जब वो वाई की दूरी पर है तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। अदरवाइज आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना, तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई हो जाएगा। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कॉस माइनस साइन में बदल जाएगा, एक ओमेगा बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ध्यान दो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव भी रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसको देखें a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये वैल्यू y के बराबर है, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव को अगर y लिख देते हो तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर y हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हम वेव इक्वेशन दी है तो अगर हम y को डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको मिल जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन ऑफ वेव is given by y is equal to 10 sin 2 pi t minus 4 pi x plus pi by 6। ठीक है, find velocity and acceleration of particle at x is equal to 1 and टाइम इज इक्वल टू 1। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के संग बदलेंगे, और हर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही समय पर अलग अलग होंगे, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग जगह पर है। तो इसलिए यह बताया है कि किस पार्टिकल के बारे में पूछा है और किस समय में पूछा है। तो अगर आपको वेव की इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 10 साइन 2 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स प्लस पाई बाई 6, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये टाइम के संग डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 पाई, फिर ये कॉस में बदल जाएगा 2 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स प्लस पाई बाई 6। ठीक, कब पूछा है एक्सेलरेशन? जहां पर x की वैल्यू 1 है और टाइम की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन 20 पाई कॉस ऑफ, ये हो गया 2 पाई माइनस 4 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी 20 पाई कॉस ऑफ, यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ 4 पाई प्लस पाई बाई 6। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा के ही बराबर होता है। ये आप ऐसे समझें कि अगर आप कोई भी एंगल से 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तब 2 पाई आगे जाते हैं तो वापस उसी एंगल में पहुंच जाते हैं, 4 पाई आगे जाते हैं तब भी उसी एंगल में पहुंच जाते हैं, और इसका उल्टा भी ट्रू है कि 2 पाई पीछे आते हैं तब भी वही एंगल पे पहुंचेंगे, 4 पाई पीछे आएंगे तब भी वही एंगल पे पहुंचेंगे। तो अगर यहां -4 पाई है तो हम 4 पाई पीछे आ जाते हैं, और पीछे आने का मतलब सेम एंगल, कितना एंगल पाई बाई 6 से इतना पीछे आए, तो ये वैल्यू 20 पाई कॉस पाई बाई 6 के ही बराबर होगी, क्योंकि पाई बाई 6 से आप अगर 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई पीछे आए या आगे आए सेम एंगल पे पहुंच जाते हैं। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री का मतलब √3/2 होता है, और √3/2 का मतलब 10√3 पाई, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये एक्सेलरेशन को आप सीधे सीधे माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब y कितना है, y की वैल्यू आपको पता है, ये है। तो अच्छा, ओमेगा कितना है? ओमेगा आप देखते हैं 2 पाई, ये ओमेगा है, ओमेगा टी और के एक्स होता है, तो ओमेगा स्क्वायर वाई मतलब ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा हो गया 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू वाई, तो माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर, और y कितना है? y इतना है, तो y की वैल्यू लिख देंगे 10 साइन 2 पाई टी माइनस 4 पाई एक्स प्लस पाई बाई 6। अब हम x भी पुट कर देंगे 1 और टाइम भी पुट कर देंगे 1, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40 पाई स्क्वायर साइन ऑफ, टाइम 1 है तो 2 पाई, x 1 है तो 4 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ 40 पाई स्क्वायर। अच्छा, अगेन यहां पे 2 पाई माइनस 4 पाई, यहां पे मैंने गलत किया था, या -2 पाई आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे बताया कि आप 2 पाई पीछे आओगे तभी वही एंगल है, 4 पाई पीछे आओगे तभी वही एंगल है, यहां पर भी ये आ जाएगा -2 पाई प्लस पाई बाई 6। अगेन आप 2 पाई पीछे आ रहे हो पाई बाई 6 से, तो सेम एंगल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 40 पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई 6। साइन ऑफ पाई बाई 6 मतलब साइन 30 जो हाफ होता है, और ये हो जाएगा -20 पाई स्क्वायर। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है वेव में, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है। सेम वेलोसिटी के साथ भी है, अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पॉजिटिव है, नीचे की तरफ है नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको वेव इक्वेशन दी है
तो वेव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी और फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी अलग है, पार्टिकल की वेलोसिटी अलग है। तो अगर ये इस तरीके से वेव हम बनाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं और जो वेव होती है वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करके जाती है। पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करें तो हम लोग सीधे रिलेशन लिखते हैं और ये लिखते हैं कि कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकती है और वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है ये माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव स्पीड के बराबर। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो जैसे मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है तो आप यहां से अगर एक टेंजेंट ड्रॉप कर देंगे तो टेंजेंट ड्रॉप करने के बाद ये एंगल अगर थीटा आता है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का जो स्लोप है वो tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालते थे। हमको ये भी पता है कि स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है? जब थीटा 90 से कम होता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है क्योंकि tan थीटा तब पॉजिटिव होगा और यही थीटा अगर 90 से ज्यादा हो जाए, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये एंगल जो होगा वो 90 से ज्यादा हो जाएगा तो इसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, उसके लेक्चर आप देख सकते हो स्लोप निकालने के लिए। अब बात आती है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी में ये रिलेशन है और इस रिलेशन का मतलब है कि अगर आपको वेव की स्पीड पता है तो पार्टिकल की स्पीड पता चल जाएगी अगर उस जगह का स्लोप पता है, या पार्टिकल की वेलोसिटी पता है तो वेव की वेलोसिटी पता चल जाएगी अगर उस जगह का स्लोप पता है तो। ठीक है, अब इस वेव में अगर हम बात करते हैं कि वेव मान लो राइट डायरेक्शन में जा रही है तो v पॉजिटिव है, स्लोप कहां पॉजिटिव होगा? स्लोप इस जगह का पॉजिटिव है, इस जगह का पॉजिटिव है, या आपको याद कराऊं तो मैंने ये बताया था कि कभी भी कोई ग्राफ ऊपर की तरफ राइज करता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है, नीचे गिरता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, फिर ऊपर चढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे गिरेगा तो स्लोप नेगेटिव। मतलब जो ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है उसका स्लोप पॉजिटिव है और अगर स्लोप पॉजिटिव है वेलोसिटी भी पॉजिटिव है तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये नीचे आ रहे होंगे क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नेगेटिव आई। वहीं जब ग्राफ नीचे गिरने लगा तो नीचे गिरने का मतलब स्लोप नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, मतलब ये सारे पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहे हैं ये ऊपर जा रहे हैं। उसी तरीके से ये सारे पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से ऑसिलेशन पार्टिकल्स का हो रहा है और पार्टिकल का ऑसिलेशन सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। तो वेव क्या होगी कि अगर ये पार्टिकल्स जो आपको दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स अगर यहां पर पहुंच गए हैं तो मैं एक डॉटेड लाइन बनाता हूं इन पार्टिकल्स को जोड़ के, तो ये पार्टिकल्स को जोड़ के ये डॉटेड लाइन इस तरीके की दिखेगी। ठीक है, पार्टिकल की नई पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी। तो पार्टिकल का ऑसिलेशन सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है। ये पार्टिकल जो यहां था वो यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया, ये नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। लेकिन आप देख सकते हो जो वेव ब्लैक कलर की दिख रही है और डॉटेड कलर की दिख रही है, इसमें डॉटेड कलर वाली वेव आपको आगे जाती हुई दिख रही होगी। इसका मतलब वेव आगे बढ़ती जा रही है लेकिन पार्टिकल का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो सिर्फ ऊपर और नीचे हो रहा है। ठीक है, तो वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं लेकिन वेव आपको एक तरफ जाती हुई दिखती है। ठीक है, तो अगर हमें जैसे एक डायग्राम दिया हुआ है और ये कहा गया है कि वेव जो है इस तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पे एक पार्टिकल है और ये एंगल हमको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, 1, और यहाँ एक पार्टिकल है, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। ठीक है, ये 2। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द velocity of particles 1 and 2।
तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव की वेलोसिटी, और स्लोप निकालने का तरीका है tan थीटा। तो क्योंकि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, तो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ऑफ tan ऑफ स्लोप कितना है 60 डिग्री, वेव की वेलोसिटी है 2, tan 60 डिग्री √3 होता है, तो माइनस ऑफ 2 √3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव आई। उसी तरह से सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे तो माइनस ऑफ, इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ tan 30 डिग्री इंटू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/√3 इंटू 2, मतलब 2/√3 मीटर पर सेकेंड, जो पॉजिटिव आया है, मतलब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको वेव की स्पीड पता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ पार्टिकल वेलोसिटी इज, इफ पार्टिकल वेलोसिटी नहीं, इफ maximum particle velocity is 3 times the wave velocity, find lambda, wavelength निकालने को कहा है। ठीक है, हमको पता है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा वी मैक्स, एसएचएम में पढ़ा है हमने, ओमेगा उसकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है जो 3 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी v। अब v कितना होगा, तो अगर आप वेव इक्वेशन याद करो, मान लो वेव इक्वेशन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई। अगर ये वेव इक्वेशन है तो वेव की वेलोसिटी होती है कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा बाय के, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, के की वैल्यू आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई ए। एम्पलीट्यूड आपको गिवन होगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब k को क्या हम लिख सकते हैं, k को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 3 बाई ए। इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई ए डिवाइडेड बाई 3, ये वेवलेंथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर कोई वेव है, इसमें अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल कहीं यहां पर है x1 की दूरी पर और दूसरा पार्टिकल कहीं यहां पर है x2 की दूरी पर, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस हमने निकाला था वो k टाइम्स ऑफ डेल्टा x है। डेल्टा x क्या है, इनके बीच का सेपरेशन है, और अगर डेल्टा x सेपरेशन है तो कभी कभार डेल्टा x को पाथ डिफरेंस भी कह देता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस का मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है पार्टिकल, इनके बीच में इतना पाथ का डिफरेंस है। डेल्टा फाई क्या है, यहाँ पे फेज डिफरेंस है, और k की वैल्यू आपको पता है कि k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम करेंगे। आपको क्वेश्चन दिया है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज 1.6 पाई, मतलब फेज डिफरेंस हमको 1.6 पाई दिया हुआ है, पाथ डिफरेंस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब डेल्टा x 0.4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ द वेव इज 300 मीटर पर सेकेंड, वेव की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी अगर ओमेगा निकल जाएगा, तो पहले तो आप ये लिखेंगे कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई है 1.6 पाई, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना दिया है 0.4 के बराबर। ठीक है, तो ये 4 से कैंसिल होगा और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा 2, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर या 0.5 मीटर। ठीक है, अच्छा ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, और लैम्डा, अच्छा एक मिनट कितना आएगा 4, हाँ ठीक है 0.5 मीटर, ये लैम्डा आ गया। आपको वेव की स्पीड पता है ये, और लैम्डा पता है, तो फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड हमको दी है 300, लैम्डा है 0.5, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 600 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी पाथ डिफरेंस लिख देता है डेल्टा एक्स को, तो हमने जो डेल्टा एक्स सेपरेशन पढ़ा था उसी को ही हम पाथ डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में। तो वेव की जो इंटेंसिटी होती है ये
आगे हम लोग लाइट वेव में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितनी एनर्जी फ्लो कर रही है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। बस एक कंडीशन ये होती है कि एरिया इज परपेंडिकुलर टू एनर्जी फ्लो, ठीक है। मतलब एनर्जी जिस भी तरफ फ्लो करे, जैसे एनर्जी इस तरफ फ्लो कर रही है, तो आपको जो एरिया लेना होगा वो इस फ्लो के परपेंडिकुलर वाला एरिया ही लेना होगा। तो हम जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इस एरिया से कितनी एनर्जी फ्लो करी पर यूनिट टाइम, वो उसकी इंटेंसिटी कही जाएगी, ठीक है। वेव की जो इंटेंसिटी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी, जहां पर ए उस वेव का एम्पलीट्यूड है, एफ उस वेव की फ्रीक्वेंसी है, रो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, और v उस वेव की स्पीड। अगर ये चीजें पता है तो आप उसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। जहां तक 2 पाई स्क्वायर की बात है, तो पाई स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 के बराबर होती है। कभी न्यूमेरिकल में यूज करना पड़े तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के पहले एक बात और समझते हैं कि फॉर गिवन मीडियम, अगर हमको मीडियम गिवन है कि इसी मीडियम पे वेव ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम के गिवन होने से उसकी डेंसिटी फिक्स हो जाएगी। किसी भी मीडियम में वेव की स्पीड फिक्स होती है तो ये फिक्स हो जाएगी, और 2 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है ही है, तो ये तो कांस्टेंट होंगे ही। तो इंटेंसिटी जो होगी ये प्रोपोर्शनल होगी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे केस में फॉर गिवन मीडियम एंड सेम सोर्स, जो सोर्स है वो भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करती है, और अगर सोर्स भी सेम है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर मीडियम सेम है तो इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, और अगर सोर्स भी सेम है तो इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस तरीके से एक डायग्राम, ये एक वेव हो गई, ठीक है, और ये टाइम है, इसका y है, कितना ऑसिलेट कर रहा है, ये वैल्यू है 2 की, ये है 1, ये है 2 सेकेंड, ये है 3 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड, ठीक है। और जो दूसरी वेव दी है वो इस तरीके की दी है। और हमें यह पूछा गया है कि 2 waves travels in same medium, calculate the ratio of their intensities। ये दिया है 4 का, ठीक है। तो इंटेंसिटी जैसे हमने अभी सीखा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर फॉर द गिवन मीडियम, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का जब रेशियो लेंगे तो I1 बाई I2 हो जाएगा A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू F1 बाई F2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है ये टाइम पीरियड का उल्टा होता है,
और फ्रीक्वेंसी के टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो इसी को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे a1/a2 का होल स्क्वायर, और इसका उल्टा हो जाएगा तो t2/t1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका एम्पलीट्यूड 2 का है, इसका 4 का है, तो ये हो जाएगा 2/4 का होल स्क्वायर। और टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड का मतलब एक पूरी वेव बनने का समय। तो ये पूरी वेव बन गई है 2 सेकंड में, और ये पूरी वेव एक बनी है 4 सेकंड में। तो जो दूसरे वाले का टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड है, पहले वाले का टाइम पीरियड 2 सेकंड है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 1/4 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा 1, मतलब इनका जो रेशियो होगा इंटेंसिटी का वो 1:1 के बराबर होगा। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, और एम्पलीट्यूड आप देख ही सकते हैं कौन सी वेव कितनी ऊपर है एम्पलीट्यूड, और उसका यूज करके इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेव की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने वेव की इक्वेशन का यूज करके पार्टिकल वेलोसिटी सीखी, पार्टिकल एक्सेलरेशन सीखा, किसी भी दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस निकालना सीखा टाइम के साथ और पार्ट डिफरेंस के साथ। फिर हम लोगों ने वेव की जो स्पीड है और पार्टिकल की जो स्पीड है उनमें रिलेशन सीखा, और फिर हमने लास्ट में इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा कि वेव की इंटेंसिटी हमें कैसे निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।